हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग करेंगे कुछ इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन, जो सिंपली मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको जो बड़ी बड़ी बुक पढ़ रहे हैं एग्जाम आइडिया और एनसीईआरटी में खैर अच्छा समझाया है, उसको नहीं क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं जो थोड़ा सा वर्ड को, लैंग्वेज को टफ बनाती हैं। ठीक है, उनका भी अपना लिखने का तरीका है। हम क्या करते हैं, कुछ डिफिनेशन आपको सिंपली समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पीपीटी तो तैयार कर रहा हूँ। जैसे कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हर जो इंपॉर्टेंस हैं, जिस पे पूरा चैप्टर डिपेंड है, मैं उसको बना रहा हूँ और आप लोग के सामने प्रीवियस ईयर्स के तौर पे उसको रखूंगा। और मैं जो क्वेश्चंस में लिखना होगा वो तो लिखेंगे ही, कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा ताकि उतने में ही आपका वो क्वेश्चंस का जो लिखना है वो भी आ जाए और वो चैप्टर भी आपको समझ में आ जाए, ताकि जो उसके बाद क्वेश्चंस आए वो लिखे। अच्छा, एक बात और, आप लोग डरिए बिल्कुल नहीं। जो क्वेश्चंस है ना आपके बोर्ड के एग्जाम में, इकोनॉमिक्स से, सिविक्स से, है ना, और जियोग्राफी से कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल आपके कॉमन अंडरस्टैंडिंग से बात बन जाएगी। जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का उस समय आता था, बड़ा सिंपली छोड़ के चली आई। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि वाई द क्वेश्चन ये था कि वाई द मर्चेंट्स या बिजनेसमैन या बिजनेस हाउसेस आर गोइंग या राइडिंग ओवर, है ना, वाई द बिजनेस मैन, है ना, या बिजनेस हाउसेस राइडिंग ओवर मशीन्स, है ना, राइडिंग मशीन्स, नॉट ओवर मशीन्स, ओवर लेबर्स। अब ये आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन वो उस स्टूडेंट को उस समय इस राइडिंग का मतलब नहीं पता चला और इसके चलते पूरा क्वेश्चन छोड़ के चले आए। तो आप क्या करिए ना, बस आप यही पकड़ लिए होते, मतलब पकड़ ली होती स्टूडेंट कि बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं कि लेबर्स को जगह पे मशीन को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि मशीन में वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मशीन never go on strike, machines can do work very efficiently than labor, machines can you use according to your time, machines will not demand या machines do not demand the wages। तो अब देखिए ये कौन सा क्वेश्चन कठिन था, लेकिन छूट गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग डरिए बिल्कुल नहीं। ठीक है, चीजों को समझिए, अपने भाषा में समझने का प्रयास करिए, बात बन जाएगा। जैसे डिफिनेशन की बात करूं मैं मनी एंड बैंकिंग का, जैसे चेक। चेक क्या होता है? चेक की स्पेलिंग यदि ये लिखा। अब चेक क्या होता है? चेक एक पेपर होता है जिसके ऊपर क्या होता है, जिसको पे करना होता है उसका नाम होता है, और कितना पे करना होता है वो होता है, और उस चेक पे पहले से ही जो जिसके अकाउंट से पे हो रहा है उसका अकाउंट नंबर प्लेट होता है, बैंक का नेम होता है। अब इसको आप अपनी भाषा में समझ लीजिए, आपको याद रहेगा। अपने भाषा में यदि आप साइंटिफिकली स्पेसिफिक तौर पे लिख रहे हैं तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। क्या लिख देंगे? व्हाट इज चेक? चेक इज द पेपर इंस्ट्रक्शन टू द बैंक टू गिव द अमाउंट रिटेन ऑन दैट टू द पर्सन स्पेसिफाइड ओवर द चेक। मतलब हिंदी में सुन लीजिए कि चेक पे जिसका नाम लिखा है आप उसको क्या कर रहे हैं, बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि भाई आप इतना पैसा इनको दे दो। यहां पे क्या है कि आप किसको पे कर रहे हैं उसका नाम, और कितना पे करना है यहाँ वर्ड में, और ये यहाँ डिजिट में लिखते हैं, डेट लिख देते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या कर रहे हैं आपको एक तरह से बैंक को इसमें बच्चों ये क्या है, ये है आपका चेक नंबर। तो ठीक है, जल्दी से फिर से एक बार बोल देता हूँ कि अ चेक इज द पेपर इंस्ट्रक्शन गिवन टू द बैंक टू गिव द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी टू द पर्सन नेम्ड ओवर चेक। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हैं,
इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कभी कोई 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 इसको बोल देता है बैंक्स पेपर, ठीक है। चलिए, इकोनॉमी क्या है उसके बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप तो ये बात तो जानते हैं क्या कि ये एक एसएसटी का सब्जेक्ट है, ठीक। इसमें कुछ आप ट्रांजैक्शंस, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं, कुछ उसके तरीके के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो क्या कर देंगे कि इट इज अ सब्जेक्ट इन एसएसटी या डिसिप्लिन इन एसएसटी इन विच वी स्टडी या गिव्स द डिस्क्रिप्शन एंड analyze the प्रोडक्शन हो गया तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। क्या करेंगे भाई, एंड कंजम्पशन। ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, बिल्कुल आसान आते हैं। आपको करना क्या है, चीजों को समझना है, बस समझ के अपने भाषा में रख लेना है, वहां पर लिख पाएंगे। अथवा बार बार एक दो बार पलट के चीजों को देख लेना है। तो मतलब क्या समझे आप कि इट इज अ डिसिप्लिन इन एसएसटी इन विच वी स्टडी या वी गिव डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब कि उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ना, कि समझा रहे हैं, एक एक फोटो रख रहे हैं उस चीज का। क्या कर रहे हैं, उस चीज का फोटो रख रहे हैं कि भाई देखो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कंजम्पशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। ग्लोबलाइजेशन, मनी एंड बैंकिंग में आपको उतनी सारी चीजें जो दो तीन डिफिनेशन से मेन से वही है। फिर क्या है इकोनॉमिक्स में, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। हम सबका पीपीटी बना रहे हैं, आप लोग के सामने लेकर आएंगे, लेकिन कुछ लगा कि पहले कुछ बातें कर लेते हैं इस तरह से। जैसे आज के ज़माने में आप देख पा रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड क्या हो गया है, ग्लोबल हो गया है। जैसे आपने देखा अभी कि बात हो रही थी प्रोडक्शन की, तो जब प्रोडक्शन होने लगा, प्रोडक्शन बढ़ा क्योंकि मशीन्स हो गई, तो ट्रांसपोर्ट आसान हो गया। जब ट्रांसपोर्ट आसान हुआ तो लोगों के पास वो चीज़ें पहुंचने लगी आसानी से, तो क्या बढ़ गया, कंजम्पशन बढ़ गया। तो जो बिजनेस घराना था, जो बिजनेस हाउसेस थे, उनको लगा कि क्यों ना हम ऑयल प्रोड्यूस करें। उन्होंने ऑयल प्रोड्यूस किया, ऑयल प्रोड्यूस किए तो मार्केट में क्या आ गया, जो उनके आसपास का मार्केट था वहां पे क्या आ गया, सिचुएशन आ गया। जैसे आज यूट्यूब पे है, स्टार्टिंग में आज से 2-3 साल पहले पढ़ाने वाले कम थे, लेकिन अब हम लोग भी देखे कि भाई लोग ज़्यादा लोगों से जुड़ पा रहे हैं, अपनी स्किल को ज़्यादा लोगों के सामने रख पा रहे हैं, फायदा भी हो रहा है, तो लोग जुड़ते गए। तो एक तरह से वहाँ मार्केट में भी यही हुआ कि प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा और आसपास के मार्केट में स्पेस नहीं रहा कि और जो प्रोड्यूस एक्स्ट्रा हो रहा है उसको वहाँ पे सेल आउट के लिए दिया जाए। तो वो क्या किए, अगल बगल के कंट्री में, स्टेट्स में जुड़ने लगे। वहाँ से भी नहीं बढ़ा तो सब स्टेट क्या हो गया, आज सब कंट्री क्या है, एक दूसरे से लिंक है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन इट इज द इंटीग्रेशन, मतलब जुड़ाव, एड, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज फॉर द इकोनॉमिक पर्पज, फॉर द इकोनॉमिक पर्पज, फॉर द इकोनॉमिक पर्पज मेनली,
फॉर द इकोनॉमिक पर्पज मेनली। ठीक है, लेकिन आप खुद देखिए ना कि आप यदि किसी एक पर्पज के साथ जुड़ते हैं तो केवल आप उसी पर्पज के साथ नहीं रहते हैं, उसके साथ और सारे पर्पज जुड़ जाते हैं या कहिए कि बन जाते हैं। जैसे कि आप हॉस्टल में पढ़ने गए तो बगल वाले से किसी एक चीज के लेकर बात शुरू होगी और फिर इतनी दोस्ती हो जाती है कि साथ में बैठ कर चाय पीना, उसके घर आना जाना, इवन साथ जीवन बिताने तक का, जीवन भर साथ रहने तक की बातें शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वैसे ही जब ये इंटीग्रेशन हुआ तो मेनली तो इकोनॉमिक पर्पस था, फिर बाद में क्या हुआ कि पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आ गया। जैसे आप जब अमेरिका जैसे स्टेट्स में, सॉरी, अमेरिका जैसे कंट्री में जब इलेक्शन होता है तो आप ये देखेंगे कि यहाँ के लोगों की भी भूमिका वहाँ बढ़ जाती है, क्योंकि 1-2% ही है, लेकिन 1-2% सोचिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन हो गया एक इलेक्शन में। तो गए कैसे थे, केवल इकोनॉमिक पर्पज से जुड़े थे, लेकिन आज वहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो में भी उनका वैल्यू है। तो आप बाद में पाएंगे क्या कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस है ना, सोशल कंसिक्वेंसेस आप ग्लोबलाइजेशन, सोशल कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना, इकोनॉमिकल जो चल ही रहा है। ठीक है, जैसे सोशल का मतलब ये कि आज आप भी अपने आसपास की फिल्में नहीं देख रहे हैं, आप हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं। आप अपने आसपास के एक्टर का नकल नहीं कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। आप बाहर के एक्टर्स का ज़्यादा नकल कर रहे हैं, बाहर का एक्ट्रेस का ज़्यादा फैन हो रहे हैं या नकल कर रही हैं, जो भी है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से आपकी सोसाइटी पे, कल्चर पे भी तो फर्क पड़ा ना। जैसे कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो क्या है, वो सेल्फ सेंटर्ड है। वेस्टर्न कल्चर सेल्फ सेंटर्ड है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी और सेल्फ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन अपना जो कल्चर है वो क्या है, अपना कल्चर कम्युनिटी वाला है। खैर, है ना, अब ये भी प्रभावित हुआ है। कम्युनिटी वाला कहाँ है, गांव में है, शहर में बहुत कम बचा है। जो शहर में पहले से गांव से आए हुए हैं वो लोग ही निभा पा रहे हैं। अब जो गांव से आ गया वो कट गया। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट में पड़ा है, हर एस्पेक्ट में पड़ा है। आप इसको नकार नहीं सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल दिया कि वेस्टर्न में क्या था, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं केवल। लेकिन हमारे के यहाँ क्या है, इंडिया में क्या है कि हम लोग कम्युनिटी के तौर पर सोचते हैं। जैसे आप घर से निकल रहे हैं, यदि अच्छा नहीं पहने हैं, नहीं पहनी है या कुछ ऐसा है, तो पहले पेरेंट्स यही कहेंगे बाहर के लोग क्या कहेंगे, वो तो सोचो, लोग कहेंगे उसका लड़का, उसकी लड़की, ऐसे। तो हम लोग क्या है, कम्युनिटी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, सब मतलब ऐसे ही सोचा कि कुछ डालते हैं 15-20 मिनट का, बाकी पढ़ाएंगे तो और सही ढंग से पढ़ाया जाएगा। अच्छा, एक बात और सुना देते हैं आप लोग को, क्या, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, है ना। लिबरल का जो हिंदी होता है वो होता है उदार। उदार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप हिंदी पढ़ते हैं ना, हिंदी जब मनुष्यता चैप्टर पढ़ेंगे आप, तो वहां पे ये वर्ड दिया है उदार। उसी उदार का कथा सरस्वती बखानती हुए, मतलब ज्यादा लिबरल कब हुए, किस मामले में, इकोनॉमिक पर्पज के मामले में। कब हुए, 1991 क्या आया, LPG, है ना, LPG। हम इसको जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं कि बाहर की एमएनसी जो थी वो गवर्नमेंट से बोली लो पैसा गवर्नमेंट, लो पैसा गवर्नमेंट मतलब ले लो। मैं एमएनसी बोली कि आई एम गिविंग यू मनी, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ लो पैसा गवर्नमेंट। कौन बोला, एमएनसी। मतलब कि उस समय ऐसा हुआ था कि अपने कंट्री के पास इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही ब्रस्ट हो गया था, मतलब वर्स्ट कंडीशन में चला गया था। तो एमएनसी को अलाउड किया गया कि भैया ठीक है आप हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करिए, तो उसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई इन द सेंस कि वो पैसा फॉरेन से आ रहा है, इसलिए एफ मतलब फॉरेन, डी मतलब डायरेक्ट,
इन्वेस्टमेंट मतलब कि वो भी एमएनसीज क्या करती हैं कि अपने फ्यूचर प्रॉफिट के लिए पैसा इन्वेस्ट करती हैं। तो आप क्या समझे, इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप कहीं पैसा लगा रहे हैं कि जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट है। फ्यूचर मतलब कल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, ठीक। तो क्या था ना कि 1991 के पहले और पहले मतलब 1950-60 की कहानी बता रहा हूं कि जब, है ना, जब अपना भारत लगभग आजाद हुआ था तब कहानी बता रहा हूं कि तब जो उस समय गवर्नमेंट थी उसने ये कहा कि भाई हम ऐसा करेंगे ना कि बाहर की कंपनियों को अलाउड नहीं करेंगे। बाहर कंपनी का अलाउड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी बना कर, ईस्ट इंडिया इसलिए क्योंकि वो यूरोप के थे और अपना इंडिया पड़ता था ईस्ट में, तो इसलिए ये जो कंपनियां यहाँ आई थी उनका नाम बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट में ये है और इंडिया के नाम से पता था इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था उसका। बात समझ गए होंगे, ईस्ट में है, इंडिया के लिए कंपनी आ रही थी, लेकिन इसलिए उस कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि यूरोप का उस समय बहुत सारे कंट्री में क्या था, कॉलोनी थी। ठीक बच्चों, तो जो उस समय गवर्नमेंट थी ये कही कि पहले तो हमको अपने कंट्री को क्या रखना है, क्लोज रखना है। क्लोज इन द सेंस कि बाहर से कोई एमएनसी नहीं आएंगी। तो एमएनसी नहीं आएंगे तो उसका 2 फायदा है। पहले कि हमारे देश के भोले भाले लोगों को उल्लू नहीं बनाएंगी, जैसे फंस गए थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सामने के वाले कहानी में, उल्लू नहीं बनाएंगी। प्लस दूसरा क्या होगा कि प्रोडक्शन भी यही होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन भी यही होगा और कंजम्पशन भी यही होगा। तो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको भी फायदा होगा, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको भी फायदा होगा और जो खरीदेगा उसको भी फायदा होगा। उसको फायदा क्या होगा, उसको फायदा ये होगा कि आपको जो खरीदने वाला है वो आपके कंट्री का ही है, जो ला रहा है उसका भी ट्रांसपोर्ट का पैसा खर्च है, कम हो रहा है। तो मतलब यहाँ क्या मिलेगा, चीप मिलेगा, मतलब आसानी से मिलेगा और कम पैसे मिलेगा, तो सबका फायदा है। इसलिए क्या किया गया, क्लोज रखा गया। फिर गवर्नमेंट ने प्रयास किया कि ग्रीन रिवोल्यूशन से कुछ बात बनेगी, कुछ बात बनी, ग्रीन रिवोल्यूशन से लॉस भी हुआ। सब इकोनॉमिक स्कीम्स का ही होता है, कुछ फायदा है तो कुछ लॉस भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन 1991 आते आते क्या हुआ कि ऐसा लगा कि अब एमएनसीज के लिए दरवाजा खोलना ही होगा। तो क्या किया गया, दरवाजे को खोल दिया गया। दरवाजे को ये ऐसे कि भैया खुल गया दरवाजा, अब आप आओ। अब बाहर से एमएनसीज आए और उन्होंने क्या किया, एफडीआई किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया। मतलब समझ गए आप, पहले क्या था, पहले क्लोज इकोनॉमी थी, ठीक है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया। 1991 आते आते कंट्री के पास इकोनॉमिक क्राइसिस ज़्यादा हो गई। तो क्या किया गया भाई, इसको पूरा खोल दिया गया कि भाई बाहर से जो कंट्री है और यूरोप से, है ना, और जगह से कंट्री वो इंडिया में एमएनसीज आने लगी। क्या लेके आई साथ में, अपने एफडीआई। तो मैं ये वर्ड समझाने के लिए ये बात बता रहा था कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि रिमूविंग या रिमूविंग द ट्रेड बैरियर्स, removing the trade barriers by the government या by the nation to by a nation to another nation या for another nation to another nation। ठीक है, तो ये हो गया लिबरेशन, है ना, लिबरलाइजेशन। ठीक है, टैक्स बैरियर क्या हो गया, टैक्स बैरियर का मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ये समझिए कि आपके यहाँ मतलब हमारे कंट्री में एडिडास शू इतना महंगा क्यों मिलता है, या फॉरेन की चीज़ें जो है वो महंगी क्यों मिलती हैं, क्योंकि सरकार ने क्या किया है, उसके ऊपर टैक्स लगाया है। वो टैक्स क्या है, उस चीज़ों को महंगा कर दे रही है। तो जैसे कि हम चाहते हैं कि अपने कंट्री का मार्केट सिस्टम बना रहे, तो हमको बाहर की मार्केट, बाहर की चीज़ों पर क्या करना पड़ेगा, टैक्स लगाना पड़ेगा। नहीं तो जो जो चीज़ें यहाँ पे
मिल रही हैं, यदि वहीं बाहर से सस्ता मिलेंगे तो लोग बाहर खरीदेंगे, तो जो बाहर के प्रोड्यूसर्स हैं उनको फायदा होगा। तो अपने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बचाने के लिए हर कंट्री क्या करती है, टैक्स लगाती है। ठीक है, तो फिर आप आगे रोल पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ का, कि डब्ल्यूटीओ डिफाइन करता है कि कोई कंट्री कितना टैक्स लगाएगी, कोई कंट्री कितना सब्सिडी देगी अपने कंट्री के लोगों को। ठीक है, तो मतलब टैक्स बैरियर्स दो तरह से हो गया। एक कैसे, क्वांटिटी के हिसाब से, यदि मार्केट में ज़्यादा ओवरसीज प्रोड्यूस आ जाएंगे, मतलब ओवरसीज मतलब बाहर का गुड्स ज़्यादा है, तो अपने के यहाँ के गुड्स की वैल्यू और कम हो जाएगी, लोग फिर उसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जब प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जो प्रोडक्शन इंटिटीज हैं वो बंद होने लगेंगी, तो जो लोग उससे जुड़े हैं भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे, हंगर को फेस करने लगेंगे। इसलिए क्या करते हैं कि बाहर का जो सामान आता है, जो बाहर से गुड्स आता है, उस पर एक प्रॉपर वे में जो डब्ल्यूटीओ जो डिफाइन है उतना हम टैक्स लगाने का प्रयास करते हैं कि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बची रहे। तो एक हो गया क्वांटिटी वाला और एक हो गया क्वालिटी वाला, है ना। क्वांटिटी में जैसे कि, है ना, अब एग्जांपल के तौर पर छोटा सा मैं बता दूं आपको कि आप मान लीजिए अपने घर पे कल आप मिल्क ज़्यादा ले आए बाहर से, मार्केट से, आपको लगा कि कोई गेस्ट आने वाला है, आपने ज़्यादा ले आए। अगले अगले दिन क्या पता चला कि वो दूध बच गया, क्योंकि गेस्ट आया ही नहीं। तो आज मम्मी क्या कहेंगे आपकी कि बेटा या बेटी, कल का दूध बचा हुआ है इसलिए कम ले आना। तो क्या किया आपने, क्वांटिटी के हिसाब से मम्मी ने लगा दिया बैरियर। ठीक है, फिर क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी का तो ये हो गया कि आप अपने जरूरत के हिसाब से जितना जरूरत पड़ रहा है, आप डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के बाद जितना जरूरत पड़ रहा है आप उतना ही सामान मंगा रहे हैं। दैट इज द क्वांटिटी टैक्स बैरियर। क्वालिटी वाला, क्वालिटी का मतलब ये कि आपने ये देखा कि यदि ज्यादा चीप क्वालिटी का आ गया, आपके यहाँ अच्छे क्वालिटी का है, तो नॉर्मल सी बात है कि सस्ता रहेगा, तो फिर आपकी फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ेगा कि लोग, सस्ता है, थोड़ा सा चीप है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं फिर भी उसको खरीद रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, एक क्वालिटी को बैलेंस करने के लिए, क्वालिटी का बैलेंस बनाने के लिए भी आप क्या करेंगे कि वही चीज देखेंगे, उसी क्वालिटी के सामान को अपने देश में अलाउड करेंगे जो आपके देश के इन्वायरमेंट से, आपके देश से के इकोनॉमी से मैच कर रहा है, आप उसी को अलाउड करेंगे कि ठीक है भाई ये हमारे कंट्री में आने दीजिए। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, नहीं तो मौका मिल जाएगा अदर कंट्रीज को, आपकी कंट्री में क्या करेंगे, फिर डंपिंग करेंगे। डंपिंग इन द सेंस कि जो और कहीं नहीं बिक रहा है, लेस क्वालिटी का है, वो आपके यहाँ बिक रहा है इसलिए आपको दे देंगे, डंपिंग। ठीक, तो ठीक है, थैंक यू। मैंने एक आप लोगों को डेमो दिया कि कैसे इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया जाएगा, कैसे ज्योग्राफी के बारे में बात किया जाएगा, कैसे सिविक्स के बारे में बात किया वो आगे बताएंगे, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। और विश्वास करिए, मिस्टर मास्टर टू मेक यू मास्टर इन स्टडी। थैंक यू, सब्सक्राइब करें।